टुडे वी विल कंटिन्यू इन्वायरमेंट चैप्टर। इन्वायरमेंट चैप्टर में हम ओजोन लेयर पढ़ेंगे। ओजोन लेयर में ओजोन जो होती है वो एक ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ओजोन जो होती है वो ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होती है। द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। एक्चुअली इन द पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर यू कैन से स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स known as ओजोन एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस। ओजोन जो है वो हाईली पॉइजनस है और ओजोन कहाँ पर मिलती है? अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर में। और ये हमें किससे प्रिवेंट करती है? मतलब अगर ओजोन लेयर एटमोसफेयर में है तो ये हमें किससे प्रिवेंट करती है? ये हमें एक शील्ड प्रोवाइड करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से आ रहे हैं, ये प्रिवेंट करती है। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन विच कॉजेज स्किन कैंसर। यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो स्किन कैंसर करती हैं। तो स्किन कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर से अर्थ पर ना पहुंचे, उसके लिए ओजोन लेयर एक शील्ड का काम करती है। अब ओजोन लेयर में एक ओजोन होल हुआ है, यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन में एक ओजोन होल जो है वो अंटार्कटिका में, यानी 1993 में 70% ऑफ द अंटार्कटिका रीजन वॉज डिस्ट्रॉयड। यानी कि अंटार्कटिका रीजन की 70% ओजोन लेयर 1993 में डिस्ट्रॉय हो गई थी। इन 1993 70% ऑफ द अंटार्कटिका रीजन ओजोन लेयर वॉज डिस्ट्रॉयड एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। यानी नॉर्थ अमेरिका का जितना साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली उतने साइज़ की ओजोन लेयर अंटार्कटिका रीजन से डिस्ट्रॉय हो गई थी। यानी जितनी अंटार्कटिका रीजन पर ओजोन लेयर थी, यानी 100% जो ओजोन लेयर थी उसमें से 70% हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है 1993 में। तो आप पूछेंगे सर इसको किसने डिस्ट्रॉय किया? तो व्हाट कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन? व्हाट कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर की डिप्लीशन किसने की? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी ओजोन को डिप्लीट करने वाला ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। अब आप बोलोगे सर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं? ठीक है, तो ये 1980 से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बनते चले आ रहे हैं बेटे। 1980 से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस चलते चले आ रहे हैं और वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC में यूज़ होता है, यानी CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेंट है ये, यानी AC में, फ्रिज में, सब में यूज़ होता है ये। और डिओड्रेंट भी जो आप यूज़ कर रहे हो ना आजकल, ठीक है, पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, दूसरा है डिओड्रेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, डिओड्रेंट है, रेफ्रिजरेटर है, एसेट्रा आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, राइट। सो ओजोन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल O3, राइट। Now ozone is present in the upper layer of the atmosphere, usually in the stratosphere. In 1993 70% of the Antarctica ozone layer was destroyed and it approximately the size of the North America. अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर में काम आते हैं, AC में काम आते हैं, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है डिओड्रेंट वगैरह, एरोसॉल एसेट्रा। अब ओजोन बनती कैसे है? मतलब अगर तुमसे पूछें व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, कि ओजोन बनती कैसे है, तो बेटे हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये देखिए, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी UV रेस पड़ती हैं तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि डायटॉमिक है इसे फ्री ऑक्सीजन एटम में तोड़ देती है, O+O,
दीज आर नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट और फ्री ऑक्सीजन एटम में तोड़ देती है। तो O प्लस O बन गया, राइट, O प्लस O बन गया। अब ये जो फ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन है यानी नेसेंट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन कर कर ऑक्सीजन बना लेती है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन हो जाती है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना लेती है, O3 यानी ओजोन। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन ऐड होकर O3 बना लेती है। तो O2 किस में टूटता है, O प्लस O में, फिर उसके बाद O2 और O ज्वाइन कर कर O3 बना देता है। ठीक है, तो ओजोन बहुत छोटा टॉपिक है। मैम पूछेंगी ओजोन किससे बना है, तो ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना है। ओजोन बनती कैसे है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती हैं तो उसे फ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती हैं। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ओजोन बना देता है, राइट। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, अब मैं बताता हूँ। 1987 में, यानी 1987 में यूनिप ने, देखिए इन 1987 में यूनिप कौन होता है, यूनिप की फुल फॉर्म बताइए। जैसे यूनेस्को होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो एनवायरनमेंट को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम में 1987 में, यानी कि 1987 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया था। फॉर्ज का मतलब होता है बेटा, एक तो फॉर्जर होता है कि आप कोई चीज़ इलीगली कर रहे हो, ये लीगल था। मतलब इतनी स्ट्रांगली उन चीज़ों ने इस चीज़ को अपोज किया कि उन्होंने फ्रीज कर दिया CFC को, यानी दे साइंड एन एग्रीमेंट टू फ्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बनेंगे एट 1986 लेवल से, यानी 1986 से क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन कर दिया। यानी उन्होंने 1 साल पहले से ही बैन करना स्टार्ट कर दिया कि अब 1986 से उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करना स्टार्ट कर दिया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। और कोई भी मैन्युफैक्चरर अराउंड द वर्ल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं करेगा, यानी फ्रिज में, AC में अब जो ठंडा करने के लिए जो गैस डलती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगी, राइट। तो ये देखिए, ये है 1987, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा, ये तो ओजोन हो गया, अब मैं आपको इस पढ़ाऊंगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। यानी अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देखिए नाम ही बता रहा है, बायो मतलब कोई फंजाई बैक्टीरिया वगैरह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर काम करेगा, और डिग्रेडेबल का मतलब ब्रेकडाउन होना। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस, यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन or decomposed into simpler substances in nature by the action of microorganisms like bacteria and fungi। यानी कि ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और सब्सटेंसेस, डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ये वो सब्सटेंसेस हैं which can be broken down into simpler non-poisonous
substances by the action of microorganisms like bacteria, fungi, etc. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं बेटे? जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं बेटा, जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी बोन्स इंक्लूडिंग बोन है, ठीक है, उनका एनिमल एक्सक्रीटा है, यानी डेड प्लांट्स एंड एनिमल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी इंक्लूडिंग बोन्स, एनिमल एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा भी बोल सकते हो, ठीक है। एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, कैटल डंग हो गई, यूरिन हो गया, और लेदर गुड्स हो गए, कॉटन हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, सीड हो गया, ग्रेन हो गया, मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया। मैन्योर और कंपोस्ट को भी लिख सकते हो आप, मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ठीक है, यूरिन, काउडंग एसेट्रा, कॉटन, लेदर गुड्स, दीज ऑल आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। इसकी लिस्ट बना लो आप। बेटा अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर है कि देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं और दे कैन बी ईजिली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एसेट्रा। अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना आसान है उसे डिकम्पोज करना, तो क्वेश्चन कहता है इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल। अगर हम चाहेंगे कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाए ना, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और दे नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके जो सब्सटेंस होते हैं पॉइजनस होते हैं और वो बैक्टीरिया और फंजाई से नहीं मानते, डिकम्पोज नहीं होते नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे पॉलीईथीन, पॉलीथीन बैग्स वगैरह, ये एक बार बन गए हैं तो इन्हें डिकम्पोज करना बहुत 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 मुश्किल है, और अगर ये डिकम्पोज होते भी हैं तो फिर पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं। सबसे ख़तरनाक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस था DTT, जिसने बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की थी फूड चेन के अंदर, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये कह रहा है कि अगर हम सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही बनाएंगे तो क्या इससे भी कुछ एनवायरनमेंट पर फ़र्क पड़ता है? हाँ, देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बेटर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। मैं मान रहा हूँ कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बेटर है कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाएं, लेकिन अगर उसको हम कर रहे हैं, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही बना रहे हैं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो बेटा हर किसी में होती है, ठीक है। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या प्रॉब्लम आती है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उससे क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह डिग्रेड करते हैं। दे विल यूज़ दीज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर फूड, यानी बैक्टीरिया और फंजाई जब इन्हें डिग्रेड करेंगे तो ये तो हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल एक वेस्ट है, लेकिन फंजाई बैक्टीरिया के लिए तो ये तो खाना है, उनका फूड है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का फूड हो जाएगा फंजाई और बैक्टीरिया का फूड बन जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, दे विल इंक्रीज देयर नंबर, और जितना ये बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह इंक्रीज होंगे सो दे विल प्रोड्यूस मैनी डिजीजेज। तो अगर मैम बोलती हैं कि अगर हम सारा वेस्ट ही बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं तो क्या उससे भी कोई इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम है? हाँ मैम, एक प्रॉब्लम है कि अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोजर का खाना बन जाता है, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकम द फूड फॉर दी फंजाई एंड बैक्टीरिया। बाय ईटिंग दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वाइल डिकम्पोजिंग दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दे विल इंक्रीज देयर
number, that means the population of bacteria and fungi will increase and it may result in producing large number of diseases. पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको. दूसरा, many harmful gases are evolved during degradation which will pollute the atmosphere. जब बायोडिग्रेडेबल यानी बैक्टीरिया फंजाई जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, सॉरी एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, काउडंग हो गया, यूरिन हो गया, कॉटन हो गया, लेदर गुड्स हो गया, इनको डिग्रेड करती है तो कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती हैं जो एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पोल्यूट. ठीक है, हार्मफुल गैसेस लिबरेट कर देता है. दूसरा, देयर इज सम अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑलवेज रिमेन. देखिए सारा वेस्ट तो डिग्रेड नहीं होता, थोड़ा बहुत वेस्ट रह जाता है जो विच विल पोल्यूट द सॉइल एंड प्रोड्यूसेस फाउल ऑर्डर. फाउल ऑर्डर भी देता है. ठीक है, बदबू मारता है. ठीक है, अब तुमने देखा होगा जैसे काउडंग है, काउडंग पूरा डिकम्पोज हो जाता है लेकिन उसमें से कुछ बच जाता है, फिर भी उसमें सॉइल के अंदर बदबू रह जाती है. ठीक है, चौथा है, ये चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस डम्प्ड वेस्ट कैन ब्लॉक द ड्रेन्स. यानी कुछ सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ड्रेन्स, नदी नालों को, यानी नालों को ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये ब्रीडिंग साइट हो जाता है मॉस्किटो का. यानी कचरा जम जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कचरा नालों को, कैनाल्स, नालों को, ड्रेन्स को, ठीक है, ब्लॉक कर देता है, तो उस पर मच्छर वच्छर मंडराने लगते हैं जिससे डेंगू और मलेरिया होने का खतरा है. अगर कोई सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बहुत लॉन्गर टाइम के लिए डंप कर दिया जाए तो वो मक्खियों का भी बसेरा हो जाता है, यानी उसमें फ्लाइज वगैरह भी आ जाती हैं, और जब फ्लाई उस कचरे पर बैठेंगी उसमें से जम्स उठाएंगी तो हमारे खाने पर भी बैठेंगी आके, फूड और उस पर भी बैठेंगी, तो उससे डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी बहुत आम बात है, बहुत आम बात है. तो दीज 4 फैक्टर्स आर देयर कि दो वी आर जनरेटिंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बट इट हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. आई रिपीट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है लेकिन कुछ इम्पैक्ट तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी है. अब मैं आपको पढ़ाता हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने आपको बताया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट which cannot be decomposed naturally by into non-poisonous substance with the help of bacteria और fungi. इसमें होते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक, जहर है प्लास्टिक, कैंसर कर रही है प्लास्टिक, देखो अभी रिसर्च आई है. पॉलीथीन बैग्स, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास ऑब्जेक्ट, मेटल आर्टिकल्स, एल्युमिनियम की कैन, सिल्वर फॉइल, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, DDT, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये सारे क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जब तक आप इसको कॉपी कीजिए फिर मैं आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्वेश्चन कराऊंगा. तो बेटा हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में आपको बताया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो नेचुरली डिकम्पोज और ब्रेक डाउन नहीं हो सकते इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई. एग्जाम्पल था प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट, एल्युमिनियम फॉइल एसेट्रा. ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सो मैनी मैंने आपको बताए थे. उसमें से प्लास्टिक और पॉलीथीन तो सबसे ज़्यादा हेडेक कर रही है. अब क्वेश्चन ये आता है कि DDT भी है बेटा, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन. DDT हमारी फूड चेन में जाकर बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन करता है. ठीक है, वो भी एक बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. अब इन्होंने बोला है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो हम जनरेट कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं. देखिए पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि दीज वेस्ट पोल्यूट्स द एयर. एयर को पोल्यूट करते हैं वेस्ट, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं और बिकम द शेल्टर ऑफ मॉस्किटो एंड बैक्टीरिया. ठीक है. दूसरा, व्हेन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जैसे DDT मैंने आपको बताया था, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जब आप सॉइल में डालते हो फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, अपनी क्रॉप को बचाने के लिए जब फार्मर्स इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालता है तो ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं दे गेट वॉश्ड अवे इनटू नियर बाय वाटर. यानी ये पानी के साथ डिज़ोल्व होकर, वॉश अवे होकर
एक्वेटिक प्लांट और एनिमल में जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी ये पानी और रिवर बॉडीज, पॉन्ड, लेक में चले जाते हैं, जिसमें इसको एक्वेटिक प्लांट और एनिमल अपनी बॉडी के अंदर इसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं और इससे वो फूड चेन में एंटर हो जाता है। अब कोई जहरीली चीज़ अगर फूड चेन में आ गई है तो उसका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होगा और वो अदर ट्रॉफिक लेवल्स में भी जाएगी। ठीक है। तीसरा है सम अमाउंट ऑफ केमिकल इज मिक्सड विद द सॉइल फॉर क्रॉप फील्ड फॉर अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन एंड द सॉइल जो है, अब इतनी सारे आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सॉइल के अंदर डालोगे टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, इससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है और सॉइल या तो टू एसिडिक हो जाती है या टू बेसिक हो जाती है। सॉइल का पीएच बिगड़ जाता है, यानी सॉइल की या तो टू एसिडिक हो जाती है या टू बेसिक हो जाती है। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की भी प्रॉब्लम्स हैं और सबसे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम तो इसी की ही है। ठीक है, ये सीवियर प्रॉब्लम करता है क्योंकि ये फूड चेन में भी एंटर हो रहा है ना। चलिए फिर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये इस चैप्टर में मैं लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इसे कॉपी कीजिए। चलिए बेटा, अब हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का डिफरेंस लिखने को आता है। पहला डिफरेंस तो आप डेफिनेशन ही दे सकते हैं कि दीज कैन बी ब्रोकन डाउन, यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर और सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन राइट इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर। ठीक है। दूसरा है ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है दीज कैन बी रिसाइकल्ड नेचुरली एज वेल एज बाय मैन, यानी या तो इसे नेचर ही रिसाइकिल कर देता है या हम भी रिसाइकिल कर देते हैं एंड दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी पॉलीथीन, प्लास्टिक, सबसे बड़ी हेडेक बनी हुई है ना। देखिए प्लास्टिक में तो ऑलरेडी बैन हो चुका है फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है, दीज कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड नेचुरली, इनको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है नेचुरली। ठीक है, मैन मेड कर सकते हो बट इनके प्रोडक्ट बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं आफ्टर डिग्रेडेशन, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं दे रिमेन अनचेंज केमिकली, यानी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये इसको आप कहीं दबा भी दोगे 10 साल 20 साल ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये इतने डिकम्पोज नहीं होते ये लोग। ठीक है, और ये इकोसिस्टम को ख़राब करते हैं। दूसरा, दे डू नॉट, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डू नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी फूड चेन को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल ऑफ DTT राइट। DTT जो है वो आप पेस्टिसाइड की फॉर्म में किसी पे डालते हो तो वो क्रॉप से पानी वगैरह से वॉश आउट होकर सॉइल के अंदर चले जाता है, सॉइल से फिर कोई प्लांट उगता है तो उसके फ्रूट्स में आ जाता है, अगर वो प्लांट्स को कोई डियर खाता है तो डियर में आ जाएगा, डियर को लायन खाता है तो उसमें आ जाएगा, या इस तरह से पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस को वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने इन्वायरमेंट बहुत छोटा चैप्टर था बेटे, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 7-8 पेज का ही चैप्टर है ये, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में कवर कर दिया है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने सारे टॉपिक्स तो आपको थोड़ा थोड़ा थ्रो लाइट कर दिया है, ठीक है, लेकिन नोट्स को प्रॉपरली आप रीड कर लेना, उसमें कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है और उसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप उनको डायरेक्ट लर्न कर लेना। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्रास को 10% लॉ क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है, ओजोन कैसे फॉर्म होती है, ये सारे क्वेश्चन छोटे मोटे की लिस्ट बनी हुई है, तो आप मेरे नोट से उसको प्रॉपर आप लर्न कर लेना। मुश्किल से बहुत कम समय में ही आपको लर्न हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।